नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुशील पटेल प्रत्यक्ष आयुर्वेद की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम पढ़ना क्यों जरूरी है, आप सभी को पता होगा कि हाँ, तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो यूपीपीएससी के थ्रू देने जा रहे हैं। यूपीपीएससी के थ्रू जो एग्जाम देंगे वो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम देंगे, जिसकी पोस्टिंग दो जगह पे होगी, पहला पीएससी पे, दूसरा सीएससी पे। है ना। दोनों एग्जाम में हम देखेंगे तो क्वेश्चन टोटल कितने आने वाले हैं, 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें पॉजिटिव अगर एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स। और यदि गलत होता है तो कितने मार्क्स उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे, -1। ठीक है। अब इस 150 क्वेश्चंस में से टोटल क्वेश्चन 25, जो लगभग वेटेज है 15 to 20% है ना, लगभग 15 to 20% वो किस पोर्शन से आने वाला है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से आने वाला है। ठीक है। अब नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से जब हमको पता है इतना पूरा का पूरा वेटेज आने वाला ही है, तो उस पूरे वेटेज को हम कैसे पढ़ना चाहिए हमको, क्योंकि इस पूरे पोर्शन से देखा जाए तो लगभग ये 50 पेज का नोट्स होगा आपके पास, लगभग 50 पेज का नोट्स आपके पास ऑलरेडी दिया गया होगा। उस 50 पेजेस में से ही ये लगभग 23 से 24 क्वेश्चन श्योरली आने हैं, क्योंकि हमने जो नोट्स प्रिपेयर किया है वो ना ही किसी बुक से प्रिपेयर किया है, ना ही उसका कोई रेफरेंस लिया है। इवन हमने डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से इस नोट्स को प्रिपेयर किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे जो अपडेटेड उस समय वर्जन था, जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन थी, उस पूरे को कलेक्ट करके डायरेक्टली वहीं से इसको लिया गया है कि कोई भी अभी का फैक्चुअल एरर आपके पास ना जाए। इवन अगर बीच में ऐसा लगता है कि कोई अपडेशन होता है या फिर कोई प्रोग्राम में कुछ भी चेंजेस आते हैं, तो हम करेंटली उसको बता देंगे, और लास्ट में जब भी ये क्लासेस खत्म होंगी तो फिर से अपडेट करा देंगे। पढ़ने का हमारा ये स्टाइल रहेगा कि हम जितना भी एक प्रोग्राम पढ़ेंगे, या सपोज किसी के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई जैसे डब्ल्यूएचओ के बारे में पढ़ रहे हैं, यूनिसेफ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हर 9 या 10 स्लाइड के बाद एक स्लाइड होगी जिसको क्या करेंगे, हम उस पूरे 10 स्लाइड को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। है ना। उस 10 स्लाइड को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा कंटेंट यहीं पे याद हो जाए। जहां पे जरूरत होगी वहां पे निमोनिक पढ़ेंगे, जहां पे जरूरत नहीं होगी उसको किसी ना किसी स्टोरी के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि टोटल लगभग 16 से 17 सब्जेक्ट हैं हमें आयुर्वेद के, प्लस जीएस है, जिसको पढ़ने के बाद कितने क्वेश्चन आने हैं, 125 क्वेश्चन आने हैं, तो आप अगर वेटेज देखेंगे तो लेस देन 10% होगा, लेस देन इवन 7% या 6% होगा एक सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। बट एनएचपी अगर पढ़ते हैं पूरा का पूरा अच्छे से, तो 25 क्वेश्चन सही होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। और ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है, इसलिए आराम से सही हो जाता है, बहुत रेयरली ही नेगेटिव होता है अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला स्लाइड। ठीक है। तो जैसे हम क्या बनने वाले हैं, मेडिकल ऑफिसर, है ना। एक मेडिकल ऑफिसर और एक डॉक्टर में क्या डिफरेंस होता है, मेडिकल ऑफिसर और एक डॉक्टर में क्या डिफरेंस होता है? तो डॉक्टर अपनी ओपीडी, खुद की ओपीडी खोलता है, वो या तो प्राइवेट होगा या तो मान लो किसी बड़े हॉस्पिटल से एसोसिएटेड होगा। तो इस डॉक्टर का काम क्या है, पेशेंट देखना, पेशेंट देख के दवाएं लिखना, मेडिसिन लिखना, मेडिसिन जाएगा वो फार्मासिस्ट के पास, फार्मासिस्ट उसको मेडिसिन देगा, वो चला जाएगा। इवन अगर ये आईपीडी बेस्ड होगा तो आईपीडी में एडमिट होगा, एडमिट होने के बाद वो अपना सही होगा फिर चला जाएगा। उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कोई भी ऐसी चीज, जैसे मान लो किसी को फीवर होता है ना, फीवर होता है, मान लो मलेरिया हो गया, तो मलेरिया होने के बाद वो डायरेक्टली उसको क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन कराएगा, एमपीएमएफ कराएगा, पैरा चेक कराएगा। अगर वो उसको मलेरिया के पैथोजेंस मिलेंगे तो सडनली उसको टारगेटेड मेडिसिन देगा। यदि मेडिसिन दे दिया वो सही हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। बट ये मलेरिया किसके वजह से हुआ है, मच्छरों की वजह से हुआ है। इस मच्छर को कैसे दूर किया जाए कि फिर से मलेरिया ना हो, ये एक डॉक्टर नहीं करेगा, परंतु एक मेडिकल ऑफिसर नाम की पोस्ट निकाली गई, क्योंकि ये मेडिकल ऑफिसर कंसर्न होता है कि भारत में, है ना, क्योंकि हम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम पढ़ेंगे तो हम भारत के लिए पहले बात करेंगे, भारत में ऐसे कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं जिसके द्वारा मलेरिया हो ही ना, है ना, मलेरिया ना हो, या फिर मलेरिया जो कॉजिंग प्लाज्मोडियम है वो अपना फीमेल एनाफिलिस से आगे ना बढ़े, है ना, उसका ब्रीडिंग ना हो। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए मेडिकल ऑफिसर क्या कहता है, एक ब्रिज है। किसके बीच में ब्रिज है, आपके नॉर्मल पॉपुलेशन और जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ
एंड फैमिली वेलफेयर से जो भी गाइडलाइन आती है उसको इंप्लीमेंट करना है। तो दो तरीके से ये एनएचपी आपके काम आएगा। पहला जो हम नोट्स पढ़ेंगे वो, है ना, क्योंकि वो एग्जाम में आएगा, रिटन एग्जाम में, जो जिसका वेटेज कितना है 75% है ना, इस बार मेरिट भी यही बनाएगा। इस मेरिट में 75% में 20% मेरिट आपका एनएचपी बनाएगा, है ना, 20% मेरिट एनएचपी बनाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लस लगभग इंटरव्यू में जब आप रिव्यू देंगे जो मेडिकल ऑफिसर बने हुए हैं, तो लगभग एनएचपी से 30 to 40% श्योरली क्वेश्चन आता है, अगर कोई अच्छे से क्वेश्चन पूछने वाला है तो, है ना, कि मेडिकल ऑफिसर की क्या ड्यूटी है, पीएससी पे क्या वर्किंग होती है, सीएससी पे क्या वर्किंग होती है, या फिर कौन से ऐसे प्रोग्राम में 2025 में एंड होने वाले हैं, या किसका ऐसा टारगेट है कि 2025 में वो खत्म करना है हमें। तो ये सारा का सारा पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना, कि जो कि ये नोट्स डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से आया है। बहुत सारे लोग इसका कॉपी करके अपने नोट को अपडेट भी करते जा रहे हैं, परंतु हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें अपने नोट्स को इजीली पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं एकदम अच्छे से, सीरियसनेस आपको पता चल गई इसकी। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्या वर्ड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना, सबसे पहले तो ये आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना। डब्ल्यूएचओ का बहुत पहले आता था, डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म बता दो, जब आप 9th 10th में पढ़ते थे या 5th 6th में पढ़ते थे, और जब जैसे ही आप इसका फुल फॉर्म बता देते थे आप क्लास में फेमस हो जाते थे, क्योंकि आपको एटलीस्ट इसका फुल फॉर्म पता है। तो हमें भी एकदम बच्चों की तरह फुल फॉर्म सारा याद करना है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्यों जरूरत पड़ी, जब वर्ल्ड वॉर, है ना, वर्ल्ड वॉर टू कब हुआ था, समाप्त कब हुआ था, 1945 में, है ना। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ 1945 में, तो बहुत सारी लड़ाई हुई इस वर्ल्ड वॉर में, है ना। वर्ल्ड वॉर में जब बहुत लड़ाई होगी तो सबसे ज्यादा बर्डन किस चीज पे पड़ेगा, हेल्थ पे, है ना, हेल्थ पे पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई होगी, भूखमरी फैलेगी, कई जब लड़ाइयां होंगी तो आपसी लोग खाना वाना थोड़ी खा पाएंगे, है ना, वो खाली लड़ते रहेंगे। जब खाना नहीं खाएंगे तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, स्वास्थ्य पे पड़ेगा, है ना। तो उस स्वास्थ्य को सही करने के लिए जब देखा गया कि बहुत सारा हेल्थ डिग्रेड हो रहा है, पूरे विश्व में डिग्रेड हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में ऑलमोस्ट सारे देश इन्वॉल्व थे, है ना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बना, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस में लगभग कितने देश हैं, लगभग 193 194 देश हैं। एक्चुअली 193 इसमें डब्ल्यूएचओ में कुछ एसोसिएटेड देश और ज्यादा हो जाते हैं, तो इसमें देशों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मोर देन 194 है, 2 एसोसिएट देश भी है, उसको आगे चल के अगर जरूरत होगी तो पढ़ेंगे, है ना। तो यूनाइटेड नेशंस में टोटल कितने हैं, 193 कंट्रीज ने वहां पे एक सिग्नेचर किया कि अब हम वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म करेंगे, क्योंकि अगर नहीं खत्म करेंगे तो एक जो होमोसेपियंस नाम की प्रजाति है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस ने जब युद्ध खत्म करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ कुछ चीजों का ध्यान दिया। पहला सबसे प्राइमरी उन्होंने हेल्थ का ध्यान दिया। हेल्थ में भी उन्होंने सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया कि बच्चे जब तक जिंदा रहेंगे, बच्चे जिंदा रहेंगे तो आगे चल के जो प्रोजेनी होगी वो आगे बढ़ेगी, अच्छे से वो ग्रोथ होगी उसकी, और जब अच्छे से ग्रोथ होगी तो आगे की पॉपुलेशन की भी ग्रोथ होगी। तो उन्होंने बनाया यूनिसेफ, आगे हम पढ़ेंगे इसको, यूनिसेफ को। यूनिसेफ बनाया, यूनिसेफ कब बनाया, जस्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो लगभग अक्टूबर 1945 में इसकी एक मीटिंग होती है यूनाइटेड नेशंस की, जहां ढेर सारे लोग आते हैं रूल्स बनाने। तो यूनिसेफ को बनाया, है ना, यूनिसेफ को बनाया 1946 में, आगे डेट देखेंगे उसको याद करेंगे। 1946 के बाद जब उनको लगा कि यूनिसेफ तो बच्चों के लिए, परंतु अभी भी गांव में, जो गांव में बहुत सारे लोग हैं, विलेजेस में पुअर लोग हैं, या फिर पुअर लोग के बाद कोई एक प्रोन एरिया है जहां पे पर्टिकुलर डिजीजेस हो रहे हैं, जब उन्होंने ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को वहां पे भेजा तो ऐसा लगा कि एक गाइडलाइन ऐसी डिसाइड होनी ही चाहिए जिसका फॉलो पूरा देश करे, पूरे विश्व में उसका फॉलो हो, अगर वो पूरे विश्व में डिजीज पाई जा रही है ना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें पूरे विश्व की हेल्थ देखनी थी, पूरे विश्व में एक स्टैंडर्ड बनाना था, और ये किसके अंडर में आता है, यूनाइटेड नेशंस के अंडर में आता है। यूनाइटेड नेशंस पे डब्ल्यूएचओ क्यों डिपेंड है, क्योंकि इसकी फंडिंग यूनाइटेड नेशंस के थ्रू ही आती है, ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 7 अप्रैल 1948। कैसे याद रखेंगे, अगर हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हमें हेल्थ में एक ही दिन ठीक नहीं रहना है, कितने दिन ठीक रहना है, 7 दिन ठीक रहना है ना, 7 दिन ठीक रहना है। एक दिन के लिए हेल्थ कोई मतलब नहीं है अपना मेंटेन करने की, तो हमेशा याद रखेंगे 7, है ना। अब 7 दिन ठीक रखने के लिए हम सुबह सुबह उठते हैं, नहाते वहाते हैं, नहाने के बाद क्या खाते हैं, एप्पल खाते हैं, है ना। तो क्या याद रहेगा, अप्रैल, अप्रैल से एप्पल याद रखेंगे, एप्पल से अप्रैल याद रखेंगे। तो 7 अप्रैल, 7 दिन हमें हेल्दी रहना है। हेल्दी रहने के लिए हमने क्या खाया, अप्रैल खाया, इसीलिए इसको कौन सा डे बनाया गया, वर्ल्ड हेल्थ डे,
है ना, पूरे विश्व में एग्जिस्ट करना है, पूरे विश्व में रहना है, तो आपको हेल्दी रहना होगा। हेल्दी कितने दिन रहेंगे? 7 दिन। और क्या खाएंगे? एप्पल। तो 7 अप्रैल कब ये आया? डेट इसकी 1948। दो तरीके से याद रख सकते हैं, वर्ल्ड वॉर से याद रखेंगे तो 1945, एक एरो मतलब अगर फ्लो चार्ट बनाएंगे तो 1945 के बाद 1946 में यूनिसेफ आया। यूनिसेफ के बाद लगा कि पूरे विश्व पे ध्यान देना है, तो पूरे विश्व में ध्यान देने के लिए कमेटी बड़ी बनानी थी, 2 साल लग गया 1948। दूसरा, भारत जब आजाद हुआ 1947 में आजाद हुआ, है ना, आजाद होने के बाद ये डायरेक्टली डब्ल्यूएचओ से एसोसिएट हो गया था, या फिर याद रख सकते हैं 1947 के बाद एक ही साल बाद डब्ल्यूएचओ आ गया, वो ईयर क्या था? 1948। ठीक है, तो 7 अप्रैल 1948 में स्टैब्लिशमेंट हुआ किसका? डब्ल्यूएचओ का। बहुत बार क्वेश्चन आया है, आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है हर साल, क्योंकि ये बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये एग्जिस्ट क्यों किया? जैसा कि मैंने बताया, ये डायरेक्ट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा किसकी अथॉरिटी को? इंटरनेशनल हेल्थ की अथॉरिटी को। बहुत सारे एनजीओज होंगे इसमें, बहुत सारे लोग होंगे जो जाएंगे पर्टिकुलर एक एरिया पे, जब लगेगा कि वो इंडेमिक, पैंडेमिक या एपिडेमिक, इस डिजीज को कैटेगराइज कर लेंगे। फिर इस डिजीज को कैटेगराइज करने के बाद जब लगेगा कि ये इंडेमिक, पैंडेमिक में जाने वाला है, तो उसको रोकथाम करने की पूरी व्यवस्था ये डब्ल्यूएचओ के लोग करेंगे। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर क्या है? हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में ही क्यों है? हमेशा जब भी कोई भी चीज पढ़नी चाहिए आपको, तो एक क्यों वाला जवाब जरूर आना चाहिए, है ना। स्विट्जरलैंड में क्यों है? क्योंकि स्विट्जरलैंड स्टार्टिंग से न्यूट्रल कंट्री थी, है ना, न्यूट्रल कंट्री थी। वर्ल्ड वॉर का कोई इफेक्ट ज्यादा पड़ नहीं रहा था, क्योंकि ये किसी को सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। तो जब शांति की बात होती है, तो जब शांति की बात होगी तो हम कहीं न्यूट्रल कंट्री में जाएंगे। अब ये स्विट्जरलैंड किस क्या माना जाता है? जन्नत माना जाता है। तो जन्नत वर्ड से जैन से आप याद रखेंगे जेनेवा, है ना, बहुत खूबसूरत देश है। कभी भी अगर आपको लगेगा कि यहाँ जाना है तो जाना जरूर चाहिए। तो स्विट्जरलैंड में एक जगह है जेनेवा, जहां पे क्या बनाया गया? इसका हेडक्वार्टर। क्योंकि ये शांति के लिए हेल्थ बनाने की बात हो रही थी। जब हेल्थ की बात बनाने की बात हो रही है और शांति के लिए हो रही है, तो हम बहुत अच्छी जगह पे जाना चाहेंगे, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है डब्ल्यूएचओ का? ऑब्वियसली अटेनमेंट ऑफ ऑल पीपुल, ऑल पीपुल रादर देन कि ये गरीब है, अमीर है, या किस वर्किंग प्लेस पे काम कर रहा है, ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ। सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन जो भी पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ होगा वो एकदम से ज्यादा उसको प्रोवाइड करना है ना। अटेनमेंट बाय ऑल पीपुल ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ। एक्चुअली डब्ल्यूएचओ, एमओएचएफडब्ल्यू की इंफॉर्मेशन सारी इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, बट हम ज्यादा देखेंगे तो इंग्लिश वाली टर्म्स याद रहती हैं, तो इसको हम फोकस करेंगे। हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ कौन देगा? डब्ल्यूएचओ। क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम जो भी काम करेंगे उसमें ये फोकस हमारा हमेशा रहेगा, है ना। ये पढ़ चुके हम लोग, डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी है इंटरनेशनल हेल्थ वर्क के लिए। और गवर्नमेंट, जो भी पर्टिकुलर उस देश की गवर्नमेंट होगी, उसको हेल्थ सर्विसेज जो भी उसको प्रोवाइड करेगा, उसको स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करने का काम करेगा। जैसे हम कोविड में देख रहे थे, एक बूढ़ा आदमी चश्मा लगा के आ जा रहा था, है ना, बार बार अपनी गाइडलाइंस चेंज कर रहा था, बता रहा था, तो हमको क्या इनडायरेक्टली हम उसको बहुत कुछ बोल रहे थे, बट हमें वो चेहरा हमेशा के लिए याद रहा कि अब ये आदमी आया है, ये पर्टिकुलर पर्सन आया है जो डीजी है, कहाँ का? डब्ल्यूएचओ का है ना। डब्ल्यूएचओ का डीजी है, और वो डब्ल्यूएचओ का डीजी आके हमको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन बताएगा। वो हर 2 साल में चेंज होता है, तो उसके क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि पता चला एग्जाम टल गया, पेपर 4 महीने पहले का बन रहा है, 4 महीने पहले पेपर बन रहा है, उसमें डीजी का क्वेश्चन पूछ लिया, 3 महीने बाद डीजी चेंज हो गया। तो ये समझिए कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयरली आने हैं जो कॉम्प्लिकेट करें, है ना। तो इस स्लाइड में हमें क्या क्या याद रखना है? पहला, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर में है? यूनाइटेड नेशन। हालांकि ये सेपरेट एजेंसी है, परंतु इसकी फंडिंग वंडिंग जो आती है वो यूनाइटेड नेशन से आती है। डेट याद रखना है, स्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 7 अप्रैल 1948। कैसे याद रहेगा? 7 दिन हेल्थ मेंटेन करना है। क्या खाएंगे? एप्पल। वर्ल्ड वॉर के 2-3 साल बाद और आजादी के 1 साल बाद 1948 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ, है ना। ये इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में। जन्नत में, जन्नत कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो भी पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ हो वो सभी लोगों के लिए अवेलेबल हो। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। अब ये क्या करता है, मेनली क्या करता है डब्ल्यूएचओ, है ना। डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा कि भेज देगा कि जाओ खाओ पियो, ऐसे ये दवाएं देगा, डॉक्टर प्रोवाइड कर देगा, नहीं। वहां का जो पर्टिकुलर सिस्टम होगा, जैसे मेडिकल ऑफिसर का एक चेन बनेगा, उस चेन को टारगेट करना, ट्रेन करना बहुत ईजी है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको प्रेशराइज कर सकती है कि हम पैसा दे रहे हैं, जाओ डब्ल्यूएचओ का नॉर्म्स, है ना, डब्ल्यूएचओ का नॉर्म्स, डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड्स एंड डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइन, ये फॉलो करना है। मेडिकल ऑफिसर को बोलेंगे, फिर मेडिकल ऑफिसर क्या करेगा? उस पर्टिकुलर पूरे एरिया में जो भी उसकी कंसर्निंग अथॉरिटी होगी, जो उसके अंडर में होगी, उसको फॉलो कराने की कोशिश करेगा। हमेशा एक मेडिकल ऑफिसर के रूप में आप सोचेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा याद भी होगा।
प्रमोट्स रिसर्च इन हेल्थ। रिसर्च क्या करना है, रिसर्च इन हेल्थ। जैसे मान लो एक मलेरिया हो रहा है, जो क्या हो रहा है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 दिन है, या कॉन्टिन्यूअस फीवर 3 दिन आ रहा है। एक मलेरिया जिसमें 5 दिन फीवर आ रहा है, और एक में क्या है, इतना हाई ग्रेड फीवर आ रहा है कि वो लीथल हो जा रहा है ना, लीथल हो जा रहा है। कौन सा ऐसा प्लाज्मोडियम का स्पीसीज है जो लीथल मलेरिया कॉज करता है, बता पाएंगे? फेल्सीपेरम। फैल्सीपेरम है ना, फैल्सीपेरम मलेरिया जो लीथल मलेरिया कॉज करता है। तो उनको लगा, जब वहां पे लगा कि एक मलेरिया तो नॉर्मल था, अचानक से कैसे चेंज हो गया। तो रिसर्चर्स एक्चुअली वो क्या देंगे, डाटा देंगे, है ना, कि पर्टिकुलर इस एरिया में मलेरिया डिजीज की वजह से पहले डेथ नहीं होती थी, अब डेथ होने लगी। ठीक। प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंस का मतलब ये होता है कि वैसी मशीन जिसको वो क्या कर पाए, बता पाए। अब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी नई मशीन डब्ल्यूएचओ लॉन्च करेगा और मेडिकल अफसर की उसको नॉलेज होगी कि वो पूरे गांव में बताएगा, ऐसा नहीं होगा। जो वहां पे एफोर्डेबल होगा, गांव के अकॉर्डिंग अलग, शहर के अकॉर्डिंग अलग, और उसकी ट्रेनिंग देना, है ना। जैसे कोल्ड चेन है, कोल्ड चेन में क्या होता है, वैक्सीन रखी जाती है, उसको एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है ना, लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस या लेस देन 8 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू वेदर। अब उसी में वैक्सीन रहती है, नहीं तो उसके अलावा एसोसिएट होगी, डिसोसिएट हो जाएगी। तो गांव में फ्रिज तो रहेगा नहीं, गांव में फ्रिज नहीं रहेगा, तो एक ऐसे आइस क्यूब की व्यवस्था की गई जिसमें क्या रहे, वैक्सीन मेंटेन रहे। तो इसकी ट्रेनिंग देना कि कैसे उस आइस क्यूब में आप वैक्सीन रखेंगे, ये सब काम भी कौन करेगा, मेडिकल ऑफिसर करेगा। इसका पूरा रेगुलेशन गाइडलाइन कौन प्रोवाइड करेगा, डब्ल्यूएचओ। ठीक है, क्योंकि वैक्सीन तो एक ही है ना, वैक्सीन तो एक ही है, रोगों के अकॉर्डिंग, रोग दो देश के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, परंतु वैक्सीन तो वही बननी है, और उसको रखने का तरीका भी एक ही है। कलेक्ट एंड डिसेमिनेट हेल्थ इंफॉर्मेशन। जो भी हेल्थ इंफॉर्मेशन आएगी उसको पहले कलेक्ट करना, समझना और लोगों को बताना। अब जब डब्ल्यूएचओ स्टार्ट किया था, तो डब्ल्यूएचओ में कुछ लोग थे, वो जा जाके घूम घूम के डाटा कलेक्ट कर रहे थे। लेकिन जब उनको लगा कि कुछ रीजन में एक पर्टिकुलर डिजीज हो रही हैं, कुछ रीजन में कुछ पर्टिकुलर, जैसे गोरखपुर में जापानीज मेनिंजाइटिस होता है ना, तो ऐसे करके दिमागी बुखार, ऐसे कुछ रोग होते हैं, कुछ पर्टिकुलर एक जगह पे एक ही डिजीज होते रहते हैं। तो ऐसे करके क्या हुआ, देशों में लगा कि एक रीजन वाइज बांटा जाए, क्योंकि एशिया के लोगों को अलग डिजीज हो रहा है, यूरोप के लोगों को अलग डिजीज हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, रीजन्स बांटे। कितने रीजन्स बांटे, 6 रीजन्स बांटे। इस 6 रीजन्स में लगभग 194 देशों को डिवाइड किया गया, है ना। अब हमको क्या याद करना है, 6 ही रीजन है। डब्ल्यूएचओ इतनी बड़ी एसोसिएशन, तो ऑलरेडी ये इंपॉर्टेंट हो गया कि 6 ही रीजन है ना। तो देखेंगे रीजन वाइज। तो सबसे पहला रीजन देखेंगे, रीजनल ऑफिस ऑफ अफ्रीका, एफ्रो, है ना। रीजनल ऑफिस ऑफ अफ्रीका, पहले तो आपको याद होना चाहिए, ये भी पूछ सकता है एएफआरओ का सेंटर कहाँ है। तो आप जबरदस्ती दिमाग नहीं लगाएंगे कि ये कुछ ना कुछ ऐसा है कि जिसका फुल फॉर्म में ढूंढना है, आप समझ लेंगे पहले उल्टा है, क्योंकि ये बनाया गया है ऐसे ही। एफ्रो, आर ओ फॉर रीजनल ऑफिस, ए एफ फॉर अफ्रीका, है ना, रीजनल ऑफिस फॉर अफ्रीका। तो एफ्रो, इसका सेंटर कहाँ है, रीजनल ऑफिस कहाँ है, ब्राज़ाविले में। जैसे ही हम अफ्रीका सुनते हैं, अफ्रीका में एक फुटबॉल अगर कोई खेलता होगा या थोड़ा बहुत जानता होगा, तो अफ्रीका, जब वो अफ्रीका में हो रहा था, तो एक गाना आया था, वाका वाका करके, है ना। तो उसमें ब्राजील का बड़ा अच्छा सा सीन था। तो हम याद करेंगे जैसे ही अफ्रीका, हालांकि ब्राजील साउथ ईस्ट अमेरिका का, अमेरिका में बिलोंग करता है, जब आप भूगोल पढ़ेंगे तो आप समझेंगे, पर तो हमें तो याद करना है, ये थोड़ी ध्यान देना है कहाँ जा रहा है ना। तो अफ्रीका, अफ्रीका में जैसे ही अफ्रीका, दिमाग में तुरंत आना चाहिए ब्राजील, है ना, तो ये याद रहेगा ब्राज़ाविला। ब्राजील में कोई विलेज ऐसे भी याद कर सकते हैं, ब्राजील, ब्राजील भी याद रहेगा, तो ये आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि बी से और कोई है ही नहीं, है ना। तो रीजनल ऑफिस फॉर अफ्रीका, अफ्रीका का रीजनल ऑफिस क्या है, ब्राज़ाविला, है ना, ब्राज़ाविला। यहाँ पे किसका ऑफिस है, रीजनल ऑफिस ऑफ अफ्रीका। नेक्स्ट देखेंगे रीजनल ऑफिस ऑफ यूरोप, यूरोप, यूरो, यूरो करके रहेगा, है ना, ईयू फॉर यूरोप, और आर ओ फॉर रीजनल ऑफिस, और रीजनल ऑफिस फॉर यूरोप कहाँ है, कोपेनहेगन, है ना। अब आपने देखा होगा सबसे ओपन माइंडेड लोग कहाँ के होते हैं, सबसे ओपन माइंडेड लोग कहाँ के होते हैं, यूरोप। और हमेशा एक भारतीय का ड्रीम रहता है, मैक्सिमम लोग का ड्रीम रहता है, हमेशा तो नहीं, कि हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, यूरोप का। क्यों, क्योंकि वहां के लोग कैसे होते हैं, ओपन माइंडेड। तो आप ओपन वर्ड से याद रखेंगे, कैसा, कोपेनहेगन, है ना। ओपन वर्ड से याद, एक वर्ड याद रखेंगे तो हमेशा, यूरोप के लोग कैसे रहेंगे, ओपन। ओपन का मतलब कोपेनहेगन, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे रीजनल ऑफिस फॉर द ईस्ट मेडिटेरेनियन, है ना, ईएमआरओ। ईस्ट मेडिटेरेनियन में क्या, कैसे ऐसे देश होते हैं जहां पे क्या पाए जाते हैं, पिरामिड। और पिरामिड का जैसे ही बात आता है तो हम क्या देखेंगे, कौन सा देश याद आ जाता है हमें, इजिप्ट, है ना। अगर कोई पहले से वो जीएस पढ़ रहा होगा, या जिसको करंट अफेयर्स में मजा आता होगा, तो उसको इजिप्ट का राजधानी हमेशा याद रहेगा। इजिप्ट का राजधानी क्या है, कैरो, है ना। तो ईएमआरओ, ठीक है, ईस्ट मेडिटेरेनियन में एक रीजनल ऑफिस है जिसका नाम क्या है, कैरो, ठीक है। तो रीजनल ऑफिस फॉर द ईस्ट मेडिटेरेनियन याद रखेंगे इजिप्ट, इजिप्ट की राजधानी क्या है, कैरो, ठीक।
दो दो तीन पॉइंट इससे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे रीजनल ऑफिस फॉर वेस्टर्न पैसिफिक, है ना, WPRO, वेस्टर्न पैसिफिक रीजनल ऑफिस। ठीक, तो पैसिफिक, पैसिफिक क्या है, समुंदर है, एक महासागर है, और हमेशा हमारा मन करता है कि हम क्या करें, महासागर में डूब जाए, डूबना नहीं है मतलब नहाना वहाना है वहां जाके। तो मनीला, है ना, मनीला याद रहेगा, मन क्या करता है, कहाँ जाए, पैसिफिक ओशन के पास जाए, है ना, तो मन से याद रहेगा आपको, पैसिफिक ओशन का रीजनल ऑफिस क्या है, मनीला। आया हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर 10 बार क्वेश्चन आता है तो उसमें 7 बार तो यही आता है, सीआरओ, है ना, सीआरओ, सीआरओ को फुल फॉर्म साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस फॉर कहाँ, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो सीआरओ का मुख्यालय कहाँ है, हिंदी में ऐसे आएगा, रीजनल ऑफिस फॉर द रीजन ऑफ WHO, रीजनल ऑफिस फॉर साउथ ईस्ट एशिया बिलोंग्स टू, है ना, कहाँ पे रहेगा, तो साउथ ईस्ट एशिया का एक ही सेंटर है जो सबसे ज्यादा हमेशा न्यूज में रहता है, वो क्या है, इंडिया। इंडिया की राजधानी कहाँ है, दिल्ली, है ना, तो दो देशों की राजधानी है यहाँ पर, इजिप्ट की है और इंडिया की है। और आगे देखेंगे रीजनल ऑफिस फॉर द अमेरिका, है ना, तो अमेरिका रीजनल ऑफिस, ठीक है, अमेरिका रीजनल ऑफिस के लिए। और पाहो इसको बोलते हैं, पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक बार ये क्वेश्चन आ गया था, पाहो का रीजनल ऑफिस क्या है, लोगों ने अमेरिका रीजनल ऑफिस फॉर अमेरिका याद करके रखा हुआ था, ARM याद करके रखा हुआ था, परंतु आ गया पाहो का रीजनल ऑफिस क्या है। तो पाओ का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, पैन अमेरिका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक्चुअली पर्टिकुलर अमेरिका वाले अपना थोड़ा बहुत जो ब्रिलियंसी है वो शो करते रहते हैं कि हम अपना नाम चेंज कर देंगे, तो उन्होंने अपना सिस्टम थोड़ा सा चेंज किया, पैन अमेरिका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने किया। और जब भी अमेरिका की बात होती है तो हमें कोई भी मूवी में हॉलीवुड देखते हैं तो उसमें वाशिंगटन डीसी बहुत बार याद आता है, तो अमेरिका वर्ड आया तो हमें वाशिंगटन डीसी याद रहेगा। ठीक है, तो अफ्रीका ब्राजील याद रखेंगे, ब्राजील हमेशा याद रहेगा। यूरोप के लोग कैसे होते हैं, ओपन माइंडेड, कोपेनहेगन। ईस्ट मेडिटेरेनियन का इजिप्ट आ जाएगा, इजिप्ट की राजधानी क्या, कैरो। मन कहाँ करता है, पैसिफिक ओशन जाने का। न्यू दिल्ली किसका है, ऑब्वियस सी बात है, भारत, भारत का एक सेंटर है साउथ ईस्ट एशिया, जो बहुत सारे एशिया के देश है उसमें भारत में सेंटर बनाया गया न्यू दिल्ली में। और रीजनल ऑफिस ऑफ अमेरिका या पाहो, पैन अमेरिका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहां पे रीजनल ऑफिस है, वाशिंगटन डीसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड से क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। ठीक, अब जैसे कि हमने बात किया था, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 पे, 1945 के बाद सबसे पहले बचाने का टारगेट कौन थे, 1946 बच्चों को इसलिए भी बचाना था क्योंकि बच्चे तो लड़ने जा नहीं रहे थे, उनके उनका कोई दोष नहीं था, तो वो क्यों मर रहे हैं, है ना, तो उनको बचाने के लिए ये, क्योंकि मैक्सिमम लड़ाइयाँ कौन करते हैं, आदमी करते हैं, है ना, हालांकि उसके पीछे ये लोग ज्यादा होते हैं। ठीक, तो देखेंगे यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, सबसे पहले तो इसका क्या फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, या हमेशा एक एक वर्ड्स याद रखेंगे, यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, आई फॉर इंटरनेशनल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ये वर्ड चेंज कर देता है कई बार, है ना, यूनाइटेड नेशंस, जहां जहां पे चेंजेस हो सकते हैं वो हमेशा याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल। फिर आगे सी फॉर चिल्ड्रन, है ना, ये भी वर्ड, इमरजेंसी वाला वर्ड बहुत चेंज होता है, ई फॉर एजुकेशन हो जाएगा, है ना, ई फॉर और भी बहुत सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, तो ई फॉर इमरजेंसी, इमरजेंसी कैसे याद रहेगा, हमेशा याद रखेंगे, वर्ल्ड वॉर के बाद एक इमरजेंसी आएगी, बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है। और बच्चे बचेंगे कैसे, सबसे किसी को भी बचाना, कुछ भी करना है, क्या चाहिए, पैसा चाहिए, फंड आया, इमरजेंसी क्या बनाया गया, फंड बनाया गया, किसके लिए बनाया गया, मनली बच्चों के लिए, तो चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड आपको हमेशा याद रहेगा। यूनिसेफ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया, जस्ट अगले साल ही बनाया गया, तो यूनिसेफ का मेनली फोकस किस पे था, चिल्ड्रंस एंड मदर्स पे। ठीक है, तो यूनिसेफ इज यूनाइटेड नेशंस एजेंसी, ये भी आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ किसके लिए, चिल्ड्रन एंड मदर्स। ऑब्वियस सी बात है, चिल्ड्रन तभी रहेंगे जब उनकी माँ रहेगी, है ना, चिल्ड्रन का कोई डेफिनेशन तो है नहीं कि बचपन से आप वो इन्फेंट या नियोनेट, ये सब तो अलग डेफिनेशन है, वो पीडीएम पढ़ेंगे। बट चिल्ड्रन हम यही मानेंगे कि दुनिया में आने से पहले, मतलब माता के पेट में रहने से लेके इस दुनिया में एग्जिस्ट करने तक का जो फेज होगा वो चिल्ड्रन मानेंगे, बच्चों के रूप में, है ना, बच्चे मन के सच्चे। तो मदर से जो चिल्ड्रन आएंगे, बच्चे क्या, मदर और चिल्ड्रन दोनों के लिए इन्होंने बनाया यूनिसेफ को। इट फोकसेज मेनली ऑन चाइल्ड सर्वाइवल, सबसे मेन मेन इसका फोकस क्या था, बच्चे जिंदा रहें। अब जिंदा रहने के लिए क्या होगा, जब जिंदा रहेंगे तो वो क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, उनमें अच्छा डेवलपमेंट होगा, और वो प्रोटेक्ट रहेंगे जो पर्टिकुलर डिजीजेज होते हैं, है ना, जो डिजीजेज होते हैं जिसके वजह से उनकी डेथ होनी है, उससे क्या करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। तो चाइल्ड सर्वाइवल, ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1946, याद रखेंगे, वर्ल्ड वॉर के एक साल बाद, या अगर भारत की आजादी याद रख रहे हैं तो एक साल बाद WHO आया 1948 में, और एक साल पहले ही क्या आया, यूनिसेफ आया, ऐसे भी याद कर सकते हैं दोनों तरीके से, जैसे भी आपको इजी लगे।
इनिशियली क्रिएटेड फॉर इमरजेंसी रिलीफ टू चिल्ड्रेन आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, देखो लिखा भी है वर्ल्ड वॉर टू कब हुआ था, 1945 में खत्म हुआ था, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में, है ना। यूनिसेफ, अब आप एक चीज कैसे याद रखेंगे, डब्ल्यूएचओ का तो जन्नत में था, स्विट्जरलैंड, जन्नत में सबसे ज्यादा हेल्दी रहते हैं लोग, है ना। अब ऐसे कैसे, इमरजेंसी फंड सबसे ज्यादा पैसा उस समय किसके पास था, अमेरिका के पास था, यूएसए के पास था, ऐसे याद रखेंगे। अभी भी हमको लगता है सबसे अमीर देश कौन है, यूएसए, ऑब्वियस सी बात है भी, है ना। हालांकि कुछ देश और भी ज्यादा अमीर है, बट यूएसए सबसे ज्यादा इमरजेंसी फंड कौन दे सकता है, यूएसए दे सकता है। यूएसए का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। लेकिन वहां पे जब पाहो की बात हो रही थी अमेरिका की, तो आप बताएंगे एएमआरओ का रीजनल ऑफिस कहाँ था, एएमआरओ का रीजनल ऑफिस वॉशिंगटन वॉशिंगटन डीसी। डीसी। वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी। तो हमेशा कंफ्यूज नहीं होंगे ना, वॉशिंगटन डीसी भी यूएसए में ही है, तो वॉशिंगटन डीसी डब्ल्यूएचओ का रीजनल ऑफिस है, परंतु न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क यूएसए हेडक्वार्टर किसका है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड का। इस स्लाइड से क्या क्वेश्चन आ सकता है, एक इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, दूसरा फुल फॉर्म कब हुआ, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बेसिक रोल क्या है। कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन आएगा, इवन हम प्रोग्राम भी पढ़ेंगे ना, प्रोग्राम क्यों लॉन्च हुआ, प्रोग्राम के ईयर्स क्या है, प्रोग्राम में क्या मॉडिफिकेशन हुए, उसका क्या मेन इंपैक्ट है, ये कुछ पॉइंट्स हमको हमेशा याद होना चाहिए। अब ये बच्चों के लिए आएगा, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को सर्वाइवल और डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट तब होगा जब उनको न्यूट्रिशन अच्छा प्रोवाइड होगा, नहीं तो माल न्यूट्रिशन की वजह से डिजीज हो जाएंगे, जैसे क्वाशियोरकर और मैरास्मस, है ना। क्वाशियोरकर और मैरास्मस, ये डिजीज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से होते हैं, आगे चलकर हम डिजीज में पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स चलाएंगे, क्योंकि बच्चे को खाली जिंदा ही रखेंगे, कुछ खिलाएंगे नहीं तो वैसे ही मर जाएगा, है ना। तो बच्चे को जिंदा रखने के लिए करना है, न्यूट्रिशन देना। इम्यूनाइजेशन सपोर्ट, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, मैंने बताया कि माता के पेट से ये बच्चा शुरू होगा, तो इम्यूनाइजेशन सपोर्ट दोनों को देंगे, माता को भी देंगे और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज बच्चों को भी देंगे। क्या आप बता सकते हैं कि माता में कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, प्रेग्नेंट लेडी को कौन सा वैक्सीन देते हैं, टीटी। टीटी। कितने टीटी। डोजेस देते टीटी हैं, कोई बता पाएगा, 2 टीटी डोज। देते हैं। 2 दो डोज। डोज 2 डोज देते देते हैं। हैं दो अगर डोज। ये प्राइमरी होती है, और 1 डोज देते हैं अगर विद इन कितने साल प्रेगनेंसी दोबारा हुई, 5 इयर्स। 5 5 इयर्स। ईयर्स। स्टैंडर्ड थोड़ा हाँ चेंज हो सर। गया, 3 to 5 ईयर्स आपका कोई भी 3 to ऑप्शन 5 आएगा इयर्स। उसको आप चेंज कर सकते हैं, है ना। 3 to 5 ईयर्स मैक्सिमम, ऑप्शन 3 ईयर्स सही होता है। अगर मान लो 3 ईयर्स नहीं रहा ऑप्शन में, तो 5 ईयर्स भी लगा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, वॉश, है ना। वॉश में क्या सबसे ज्यादा जरूरी, ऐसा नहीं कि हेल्थ के लिए खाली दवाएं खिलाओगे, न्यूट्रिशन दे दोगे, एप्पल खिला दोगे सब सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। मान लो वो अच्छा खाया पिया, फिर क्या क्या गंदा पानी पी लिया तो भी तो बीमार हो जाएगा। तो वाटर, सैनिटाइजेशन, सफाई और हाइजीन, खुद का हाइजीन मेंटेन करना, है ना। कितना भी अच्छा पानी हो, कितना भी अच्छा माहौल हो, नहाओ ही नहीं, है ना। नहाओ ही नहीं, कीड़े आ जा रहे हैं, चूहे आ जा रहे हैं, उन्हीं के साथ जिंदा हो, तो वो उसका कोई मतलब नहीं, आप हेल्दी नहीं रह पाएंगे। तो वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। वॉश कैसे याद रखेंगे, वॉश, है ना, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, ये मेंटेन करना है। ये किसने बताया, यूनिसेफ ने बताया। इसीलिए आप देखेंगे जब भी डेटॉल या किसी चीज का आता है, ऐड आता है, तो उसमें क्या करते हैं लोग, धोते जाओ, एक पहले एक ऐड आता था, धोते जाओ ऐसे करके, है ना। तो उसको पूरा हैंड वॉशिंग का पूरा प्रोसेस है ना, उसको भी एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब ये खाली हेल्दी रहेंगे तो ऐसा नहीं कि हेल्दी रह के बस खाएंगे पिएंगे अच्छे रहेंगे, पढ़ना भी जरूरी है, पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे कि हेल्थ कैसा होता है और खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस तो हर किसी प्रोग्राम में मिलता जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एल्मा एटा डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सारी चीजें वैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाया गया। जब आप MOHFW की वेबसाइट पे जाएंगे तो एक एक प्रोग्राम के कम से कम 78 पेजेस के ड्राफ्ट हैं, 70, 72, 75 ऐसे 100 पेजेस के ड्राफ्ट है। उस ड्राफ्ट में से आइसोलेट करना, इवेलुएट करना अकॉर्डिंग टू अवर नीड, है ना, हमारे नीड। हालांकि प्रोग्राम बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हमारे नीड के अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चन सही हो सकते हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग इस नोट्स को बनाया गया है। एल्माटा डिक्लेरेशन कब आया, 1978 में, है ना। अब 7-8 देशों में प्रॉब्लम हुई, है ना, 7-8 देशों में प्रॉब्लम होने लगी कि 7-8 देश बहुत गरीब थे, है ना। उनको लगा कि हमको तो कोई मानता ही नहीं है, कोई समझता ही नहीं है ना। गरीबी एक्चुअली क्या है, मानसिकता है ना। गरीबी ये नहीं है कि कोई जबरदस्ती गरीब बनाए, गरीब एक्चुअली अमीर बनना चाहे तो बन सकता है, अपॉर्चुनिटीज तो बहुत रहती हैं। तो 7-8 देशों में लगा कि हमको तो हेल्थ सुविधाएं मिल ही नहीं रही, तो ये 7-8 देश, एक्चुअली 7-8 देश नहीं थे, बहुत सारे देश है, हमें डेट याद करनी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। 7-8 देश थे जिन्हें दिक्कत थी, तो 1978 याद रहेगा आपको। यहाँ पे दिक्कत थी किसकी, आटा की, है ना, ऐसे भी याद रख सकते हैं, आटा की दिक्कत थी। ऐसे भी आटा कितने रुपए किलो, 78 रुपए किलो, अच्छा आटा, दोनों तरीके से याद कर सकते हैं। एल्मा आटा में एक वर्ड आ रहा है, आटा, आटा कितने रुपए किलो, 78 रुपए किलो, या फिर 7-8 देशों में दिक्कत थी, दोनों तरीके से 1978 आप याद रख सकते हैं, ठीक है। एल्मा एटा डिक्लेरेशन।
तो कहा हुआ एक एल्मा एटा में, जब ये सब WHO आ गया, यूनिसेफ आ गया, सब कुछ आ गया, जब ये हेल्थ रेगुलेशंस बॉडी गवर्न करने लगी, आपस में अच्छे से काम होने लगा, फिर भी एक जरूरत पड़ी कि एक कॉन्फ्रेंस किया जाए। क्या, किस लिए कॉन्फ्रेंस किया जाए? प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए, है ना। प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए किया जाए। क्यों? क्योंकि WHO गाइडलाइन जारी करती थी, ये डिफाइन नहीं कर पाई कि इसका पैसा कितना होगा, है ना, क्योंकि उसको तो फंडिंग मिलती थी, वो देश को रेगुलेशन दे देती थी, फिर देश क्या करते थे कि चलो ये रेगुलेशन आया है, चलो इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो जो बड़े हॉस्पिटल थे उनको तो कोई इशू नहीं था, उनको तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर देती थी। लेकिन गरीबों का क्या, है ना, वो उस टाइम पे तो और ज्यादा गरीब थे 1978 में। तो उनको सुविधाएं कैसे मिलेंगी, बेसिक सुविधाएं, बेसिक चीजें कैसे मिलेंगी, इसके लिए एक क्या किया गया, मीटिंग की गई, है ना। सारे लोग आए, कहाँ पे आए? एल्मा एटा एक जगह है, कहाँ पे है? कजाकिस्तान में। यहाँ पे जगह है, यहाँ पे 1978 में एक मीटिंग होती है। मेन फोकस उसका क्या रहता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर पे कैसे काम किया जाए। ठीक है, अब ये ऑर्गेनाइज किसने किया? फिर से भाई WHO एंड यूनिसेफ, क्योंकि यही दो तो थे जिसको UN ने जिम्मेदारी दी थी कि तुम्हें पूरे देश की हेल्थ संभालनी है। अब वो हेल्थ क्या है आगे देखेंगे। हेल्थ है फंडामेंटल ह्यूमन राइट में आया कि ह्यूमन राइट है, हमें सुखी रहना है, सुखी रहने के लिए हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, ये हमारा फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ह्यूमन राइट क्या है? हेल्थ है ना। अब इसमें दिक्कत क्या हुई कि इसको फंडामेंटल राइट बनाना पड़ा। इनइक्वालिटीज हुई, है ना, असमानताएं हुई हेल्थ स्टेटस में। किसके बीच में? कंट्रीज के बीच में। कुछ देशों में हेल्थ सुविधाएं बहुत अच्छी, कुछ देश में है ही नहीं। इवन एक देश में स्टेट वाइज भी अलग अलग हेल्थ सुविधाएं हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे सबसे ज्यादा अच्छी हेल्थ सुविधाएं कहाँ है? दिल्ली में। हालांकि थोड़ी थोड़ी चीजें बदल गई हैं, परंतु अभी भी देखा जाए तो दिल्ली में ही है ना। आर पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली अनएक्सेप्टेबल। इन्होंने सीधे एक डेफिनेशन दी कि हेल्थ सारे लोगों का, ह्यूमन का फंडामेंटल राइट है ना। हम कभी भी इसमें असमानताएं हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो गवर्नमेंट, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा? गवर्नमेंट। आप देखते होंगे कि कई लोग को यूनाइटेड नेशन से निकाल दिया जाता है, कई लोग WHO गाइडलाइन नहीं मानते तो उनको भी निकाल दिया जाता है, उनको कोई भी सपोर्ट नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अगर इस चीज को डिवाइड करेंगे, पॉलिटिकली डिवाइड करेंगे, सोशली डिवाइड करेंगे, इकोनॉमिकली डिवाइड करेंगे, तो हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? गवर्नमेंट होगा, हेल्थ फॉर देयर पीपुल। ठीक है। इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। इन्होंने एक बेसिक डेफिनेशन डिफाइन किया प्राइमरी हेल्थ केयर का। उस समय 1978 में इन्होंने टारगेट रखा, कितने साल बाद? 22 साल बाद का। क्या 22 साल का? 22 साल बाद का क्या टारगेट रखा? हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000। 2000 तुमको याद रहता है कि सभी लोग स्वस्थ हो जाएं, सभी लोगों को समान रूप से सुविधाएं मिले, बेसिक सुविधाएं मिले, जिससे कि क्या हो, वो हेल्दी हो जाए। हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000। 2000। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? एल्मा एटा डिक्लेरेशन हुआ। एल्मा एटा में, एल्मा एटा क्या है? एक स्थान है जहां पे क्या किया गया? डिक्लेयर किया गया। डिक्लेयर क्या किया गया? प्राइमरी हेल्थ केयर को डिक्लेयर किया गया। प्राइमरी हेल्थ केयर में भी मेनली किसको डिक्लेयर, क्या जरूरत है प्राइमरी हेल्थ केयर डिक्लेयर करने की? कि हेल्थ को डिफाइन किया जाए। हेल्थ क्या है? ह्यूमन का फंडामेंटल राइट है। ह्यूमन फंडामेंटल राइट में कभी भी इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए। किसके एस्पेक्ट में? पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिकल। इसका कोई भी प्रभाव हेल्थ पे नहीं पड़ना चाहिए। और इन्होंने एक टारगेट डिसाइड किया कि हम इतना अच्छा स्ट्रक्चर बनाएंगे कि सारे लोग हेल्दी हो जाएंगे। कब तक? हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000। ठीक है। इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर, या ये कब मीटिंग हुई थी, कब ये संभाषा परिषद हुई थी? 1978 में। और संभाषा से भी याद रख सकते हैं, मीटिंग का मतलब आयुर्वेद में हम संभाषा याद करते हैं, संभाषा में हमेशा आचार्य रहते हैं। आचार्य कितने हैं? 78, है ना। ऐसे भी करके याद रख सकते हैं। आटा 78 रुपए किलो, ये भी याद रख सकते हैं। 7-8 देशों में दिक्कत थी, ये भी याद रख सकते हैं। जो भी आपको लगता है एक याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब PSC की बात आई, टर्म आता गया, बढ़ता गया, फ्लो ऐसे ही जाएगा ना, फ्लो में चलते रहेंगे तो फ्लो वाइज याद भी रहेगा। PSC डेफिनेशन दिया, प्राइमरी हेल्थ केयर इसेंशियल हेल्थ बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब क्या है? जैसे गांव में है, गांव में दो टाइप के गांव होंगे, एक पहाड़ी एरिया पे होगा और एक क्या होगा? बेसिक, जहाँ पे पॉपुलेशन एक गांव बहुत सारे बिलोंग कर रहे होंगे, तो वहां के प्रैक्टिकली हिसाब से दिया जाए, है ना। प्रैक्टिकल हिसाब से। अब गांव में क्या कर दिया, बहुत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने खोल दिया, ऐसी जगह खोल दिया जहाँ बिजली ही नहीं है, पता चला बिल्डिंग पे बिल्डिंग खड़ी है और वहां लाइट ही नहीं है ना। तो प्रैक्टिकल पॉसिबल जो वे होगा। अब पता चला एक गांव है जो सुखी है, सब कुछ अपना अच्छे से खा पी रहा है, वो हेल्दी है, वहां तुमने सुपर स्पेशलिटी खोल दिया। पॉलिटिकल बैकग्राउंड के चलते पता चला विधायक वहां का है, उन्होंने बोला नहीं मेरे गांव में ही खुलेगा क्योंकि इन्होंने वोट दिया हुआ है, अब वहां पे खोल दिया, वहां पे जरूरत ही नहीं है।
तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालेंगे, साइंटिफिकली साउंड निकालेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पानी में पता चला कि गए एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे प्रदूषण है, पॉल्यूशन है ना, नाली वहां पे बहुत सारी इकट्ठा हो रही है। अब वहां पे तुमने हेल्थ केयर सुविधाएं खोल दी, हेल्थ केयर सुविधाएं खोल दी है तो वो एयर तो ऑलरेडी पॉल्यूटेड है, अच्छा खासा आदमी जाएगा वहां दिखाने, फिर एयरबॉर्न इन्फेक्शन लेके चला आएगा। तो साइंटिफिकली साउंड होना चाहिए, प्रूव्ड होना चाहिए कि वो काम पर्टिकुलर डिजीज में करेगी। सपोज कहीं पे इंडेमिक डिजीज है तो इंडेमिक डिजीज से टारगेटेड दवाएं वहां पे होनी चाहिए, है ना। कहीं टीबी प्रोन एरिया है तो वहां टीबी के लिए दवाएं होनी चाहिए, पता चला टीबी उस एरिया में हो रहा है और आप बांट रहे हो पैरासीटामोल, तो ऐसे नहीं चलेगा। टीबी हो रहा है और किसी और डिजीज की दवा दे रहे हो तो ये नहीं होगा, साइंटिफिकली साउंड होना चाहिए। सोशली एक्सेप्टेबल मेथड्स होने चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, सोशली एक्सेप्टेबल मेथड है, जैसे हैं उसी के अकॉर्डिंग दवाएं होनी चाहिए, है ना। मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज, यूनिवर्सली एक्सेसिबल, इतना सिंपल सिस्टम बनाना है कोई हॉस्पिटल से आके ना डरे। आज भी आप जान रहे होंगे भारत में कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पे लोगों को लगता है कि हॉस्पिटल जाएंगे तो पैसा लगेगा, जैसे सिंपल सोनभद्र के आसपास बहुत सारे एरियाज हैं, है ना, जो 5 झारखंड है या उसके आसपास के जो एरियाज हैं, वहां आज भी लोगों को लगता है कि किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां फीस लगेगी, है ना। वहां के लोगों को यही नहीं पता है कि पर्चा 1 रुपए का कटता है। लोग इसमें बीच में बहुत सारे लोग भी आते हैं जो पैसे ले लेके उनको दिखाते हैं। ये रियलिटी है, अगर आप ग्राउंड रियलिटी जानेंगे तो बहुत ज्यादा आपको लगेगा कि मेडिकल ऑफिसर की बहुत नीड है भारत में, है ना, इसीलिए आपके लिए पोस्ट भी आती रहती है, ये अच्छी बात भी है ना। इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज एट ए कॉस्ट द कम्युनिटी कैन एंड कंट्री कैन अफोर्ड, ये भी है कि मान लो एक गरीब देश है जिसकी कैपिटा 5,000 रुपए है, तो वो सुख सुविधाएं ऐसा दे जो कि 1,000 में हो जाए, क्योंकि बाकी 4,000 तो किसी और चीज पे भी खर्चा करेगा ना। तो ऐसी सुख सुविधाएं ही दे जो कि चलता रहे रेगुलर बेसिस पे। पता चला एक दिन खोल दिया 3,000 रुपए का हॉस्पिटल, और 3,000 रुपए खोलने के बाद उसको मेंटेन करने के लिए अगली बार 4,000 चाहिए, इनके पास पैसा ही नहीं है, बंद हो गया हॉस्पिटल। ऐसा नहीं करना है, ऐसा धीरे 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 स्टार्ट करना है, जो कैसे हो, प्रैक्टिकल हो, साइंटिफिकली साउंड हो, सोशली एक्सेप्टेबल हो और एफोर्ड कर पाए। ठीक है। अब इसे मेन क्या प्रिंसिपल्स होंगे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कोई डिवाइडेशन नहीं होगा, नॉट बाई कास्ट, नॉट बाई एनीथिंग, कि इस कास्ट का है तो ही आएगा, इस कास्ट का है तो ही आएगा, पहले के टाइम पे था भी। पर्टिकुलर एक कैटेगरी ही हॉस्पिटल मतलब कहीं पे उठ बैठ पाती थी, चेयर पे बैठ पाती थी, ऐसा होता था। बहुत सारे चैलेंजेस थे इसको एक्सप्लेन करना, इसको समझा रहा उस टाइम पे। अभी तो बहुत सी चीजें चेंज हो गई, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत प्राइमरी चैलेंज था पीएससी का। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोग पार्टिसिपेट करें। आप हॉस्पिटल खोल के मेडिकल अफसर खोल बन के क्या करेंगे, जैसे अभी एक सीरीज भी आई थी कोई, जिसमें क्या था, वो खेत में उसने अपना एक चिकित्सालय खोल लिया था, फिर वहां कोई पेशेंट ही नहीं आ रहा था, है ना। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी, जिसके बेसिस पे बाद में आशा और एएनएम बनाया गया। आशा बोला गया, आशा गांव की बहू, है ना, तो गांव की बहू होगी तो वो जाएगी जॉब करेगी तो लोग बताएगी अरे वहां बड़े अच्छे डॉक्टर है, तब लोग आएंगे, है ना। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन खाली हेल्थ मेंटेन करने के कुछ नहीं होगा, है ना। वाटर, मेनली वाटर, वाटर भी, सैनिटी भी, ये सब चीजें मेंटेन होनी चाहिए, तो वाटर से रिलेटेड डिपार्टमेंट, है ना, सैनिटाइजेशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट, ये भी उसको कोऑर्डिनेट करेगा। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, जैसे मान लो कहीं पर लैब टेक्नीशियन अगर आ गया, तो लैब टेक्नीशियन अगर आ गया तो ही लैब की चीजें आए, ऐसा नहीं होगा कि वहां पे मशीन आ गया और उसको चलाने ही नहीं आ रहा है ना। तो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो इसको हम याद कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पीएससी, ईसीआईटी करके कोड याद कर सकते हैं, ईसीआईटी, ई फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सी फॉर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, आई फॉर इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, टी फॉर टेक्नोलॉजी। ईसीआईटी या ईसीआई है, दोनों में से कोई भी एक चीज याद कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। अब एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, वो थे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितने थे, 4, लेकिन किस एलिमेंट में डिवाइड किया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है। एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, तो एक ड्राइंग से इसको समझते हैं फिर पीछे आते हैं। ठीक, इससे समझते हैं कि 8 एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर क्या क्या है। एल्मा एटा ने डिक्लेयर किया, सबसे तो यही क्वेश्चन पहले आता है कि एल्मा एटा ने पीएससी के कितने एलिमेंट बताए थे, तो 8 एलिमेंट बताए थे। ई फॉर 8, है ना, ई से 8 ऐसे करके याद सकते हैं, एलिमेंट कितने, 8। अब हम एलिमेंट से ही याद करेंगे, एलिमेंट को ही कोड बना लिया, है ना, एलिमेंट को ही कोड बना लिया कि एलिमेंट्स बताए तो एलिमेंट से ही कोड बना लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ई, है ना, कौन सा वर्ड है, ई, ई फॉर एजुकेशन अबाउट हेल्थ, ई फॉर एजुकेशन अबाउट हेल्थ। ठीक, एजुकेशन मतलब हेल्थ है, हम इसको क्या किए हैं, हम लोगों ने इसको ऊपर नीचे कर दिया, क्योंकि ऐसा नहीं आता कि सीरियल वाइज क्या बताया, सीरियल नहीं, नीड के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो एजुकेशन अबाउट हेल्थ, सबसे पहले कोई प्रोग्राम है, डब्ल्यूएचओ ने बताया, उसको क्या करेंगे हम, हर जगह फैलाएंगे। फैलाने के लिए क्या करेंगे, शिक्षित करेंगे लोगों को, जो बेसिक लोग होंगे वहां पे एमपीडब्ल्यू होंगे,
है ना, आशा होगी, एएनएम होगी, उनको एजुकेट करेंगे, फिर वो नॉर्मल लोगों को कैंप लगा लगा के एजुकेट करेंगे। तो एजुकेशन अबाउट हेल्थ, ई फॉर एजुकेशन, एजुकेशन अबाउट हेल्थ। एल फॉर लोकली इंडेमिक डिजीज प्रिवेंशन। अब वहां पे एक पर्टिकुलर इंडेमिक डिजीज है जिसको क्या करना है, प्रिवेंट करना है, वो वही लोकल एरिया में हो रहा है, तो पर्टिकुलर उसको फोकस करके मेडिसिन लाएंगे और वहां सही करने की कोशिश करेंगे, है ना, लोकली इंडेमिक डिजीज प्रिवेंशन। एल फॉर लोकली इंडेमिक डिजीज प्रिवेंशन। फिर आया ई, नेक्स्ट ई फॉर इसेंशियल ड्रग प्रोविजन, जैसे पैरासीटामोल होना चाहिए, ओआरएस होना चाहिए, या जो भी बेसिक प्राइमरी मेडिसिन हैं जिसके जिसकी जरूरत है, एल्बेंडाजोल होना चाहिए। ये बेसिक मेडिसिन है जिसको हर जगह हर सेंटर पे होना ही चाहिए। तो एक ई फॉर एजुकेशन, सेकंड एल फॉर लोकली इंडेमिक डिजीज, ई फॉर एसेंशियल ड्रग्स प्रोविजन। फिर नेक्स्ट आया एम, एम फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ फैमिली प्लानिंग, एमसीएच और परिवार नियोजन, है ना। तो एमसीएच मतलब मैटरनल, माता और बच्चों के हेल्थ की विशेष सुविधाओं का ध्यान रखना, और परिवार नियोजन के जनित सुविधाओं को भी वहां पे इंप्लीमेंट कर देना, बेसिक जो नीड होती है उसको प्रोवाइड करना। एम फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। फिर नेक्स्ट है ई, ई फॉर एक्सपैंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन। क्यों एक्सपैंडेड प्रोग्राम? क्योंकि इम्यूनाइजेशन हमेशा क्या होती है, मॉडिफाई होती रहती है, चेंज होती रहती है, अपडेट होती रहती है ना। तो एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, एक्सपेंडेड इसलिए भी क्योंकि ईयर वाइज भी उसका एक्सपेंशन होगा। जैसे कोई बच्चा हुआ वो 2 महीने में अलग लग रहा है, सबसे पहले तो वीक वाइज लगता है, 6, 10, 14 से स्टार्ट होता है, फिर मंथ वाइज स्टार्ट होता है, फिर ईयर वाइज स्टार्ट होता है, तो एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट एन से क्या होगा? अब ये सारी चीजें तो दवाओं की बात होगी, पहले एजुकेशन दे दिया, फिर लोकली इंडेमिक डिजीज को भी सही कर लिया, फिर एसेंशियल ड्रग्स भी दे दिए, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर भी प्रोवाइड कर दिया, इम्यूनाइजेशन भी कर दिया। परंतु क्या जरूरी होगा जिससे वो दोबारा बीमार नहीं होगा? आयुर्वेद का भी यही प्रयोजन है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। कैसे रक्षा करेंगे? न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लाई देके, है ना। न्यूट्रिशन एक अच्छा प्रोवाइड करेंगे, गाइडलाइन डिसाइड करेंगे कि डेली प्रोटीन डाइट कितनी होनी चाहिए, है ना, डेली कार्बोहाइड्रेट कितना लेना चाहिए, ये सब डिसाइड करके उसको बताएंगे कि क्या क्या खाना चाहिए। फूड सप्लाई भी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, एंड फॉर न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लाई। फिर टी, है ना, टी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीजेज एंड इंजरीज। कॉमन डिजीजेज जो हो रही है उसका इजीली ट्रीट हो पाए, जैसे मलेरिया हो रहा है तो मलेरिया एक पर्टिकुलर डिजीज आ जाए बारिश वाले सीजन में, उसकी दवाएं आ जाए, जिससे कि गरीब से गरीब आदमी को भी मलेरिया हो रहा है तो वो इजीली ट्रीट हो पाए, है ना। और इंजरी, मान लो किसी को थोड़ी बहुत चोट भी लगती है तो उसका भी एक बेसिक फर्स्ट एड किट होना भी चाहिए, उसको सिखाना भी चाहिए मेडिकल अफसर को कि कैसे आपको ट्रीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एलिमेंट्स, एस फॉर सैनिटाइजेशन एंड सेफ वाटर, ठीक है, सैनिटाइजेशन एंड सेफ वाटर। तो इसी एलिमेंट क्या बनाया एलमेटा ने, 8 एलिमेंट, ई फॉर 8, ई फॉर एलिमेंट्स, है ना। एलिमेंट से ही हम याद रखेंगे। एक ई से क्या हो गया, एजुकेशन, एल फॉर लोकली इंडेमिक डिजीज को रोकना, नेक्स्ट ई फॉर क्या हो गया, एसेंशियल ड्रग प्रोविजन, फिर एम फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ई फॉर एक्सपैंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन, एन फॉर न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लाई, टी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज, एस फॉर सैनिटाइजेशन एंड सेफ वाटर। याद रहेगा, एकदम आराम से याद रहेगा, क्योंकि 8 एलिमेंट बताए थे, तो एलिमेंट को हमेशा आप कोड वाइज याद कर रखेंगे तो याद रहेगा। ऑप्शन में हो सकता है थोड़े बहुत चेंजेस आ जाए, परंतु आपको अगर ये चीजें याद रहेगी, एलिमेंट से ये चीजें थी, तो वो ऐसा नहीं हो कि ऑप्शन में ऐसे ही आ जाएगा, नॉर्मली आ जाएगा, वो आप समझ भी जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। अब हेल्थ फॉर ऑल डिफाइन किया गया। अभी पीएससी पढ़ा, पीएससी पढ़ने के बाद उन्होंने एलमाइटाइम डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद उन्होंने बोला कि हेल्थ सभी के लिए होना चाहिए, फंडामेंटल राइट है हर किसी का। हेल्थ फॉर ऑल मींस दैट ऑल पीपुल शुड अटेन ए लेवल ऑफ हेल्थ दैट इनेबल्स देम टू लीड अ सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ, है ना। ऐसा नहीं होगा कि वो हेल्दी होता जा रहा है, हेल्दी होने होते होते वो मोटा हो गया, है ना। लोग बोलते हैं कि चलो अच्छा खाओ, अच्छा खाओ, अच्छा खाओ, घर वाले बड़े परेशान होते हैं जब पैसा वैसा हो जाता है, लो सेव भी खाओ, सुबह नारियल पानी भी पियो, है ना, ये सब भी खाओ, लो सुबह से शाम तक तुम्हारा डाइट डिसाइड कर दिया, कुछ कर ही नहीं रहा है। अब जब कुछ नहीं करेगा तो क्या करेगा? पेट निकलेगा, पेट तो करेगा ही ना, पेट पेट के लिए ही सब कुछ कर रहा है, तो पेट अपना काम कर रहा होगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है, खा पी भी रहे हो तो सोशली आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालांकि अभी के टाइम पे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लेते हैं, बोलते हैं पहले खुद को निभाओ बाद में समाज निभाएंगे। ऐसा नहीं है, आप मेडिकल ऑफिसर है, मेडिकल ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी हमेशा समाज के लिए होगी, है ना। खुद के लिए बहुत कम होगा, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर अगर खुद के लिए काम करेगा तो वो क्या करेगा, प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर देगा, तो हमें प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करना है। बहुत इजीली इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका मेडिकल ऑफिसर, अब सोचिए इंटरव्यू कैसे इसमें समझ सकते हैं। जैसे मान लो एक मेडिकल ऑफिसर से पूछ लिया इंटरव्यूअर ने कि आपका बेसिक काम क्या होगा, तो आपको सीधे बोलना होगा कि आप मेडिकल ऑफिसर इज नॉट एंटिटी, जैसे आपको डायरेक्टली अगर इसको रिलेट कर देंगे कि एक डेफिनेशन दी गई एल्मेटा डिक्लेरेशन में, जिसमें प्राइमरी हेल्थ केयर को डिफाइन किया गया, क्योंकि आप वैकेंसी पीएससी और सीएससी की देंगे जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर के अंडर में आता है।
पीएससी के अंदर डिफाइन किया गया कि हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए हेल्थ होनी चाहिए, और उसका टारगेट डिसाइड किया गया कि जो भी हेल्थ होगा वो सोशल और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ के लिए होना चाहिए। तो हम जो वो काम करेंगे, जो गाइडलाइन हमारे पास आएंगी उसको इजिली इंप्लीमेंट करवाने का काम मेनली फोकस होता है मेडिकल ऑफिसर का। मेडिकल ऑफिसर का ये मेन काम नहीं होता कि बैठ के दवाएं लिखे, मेडिकल ऑफिसर का होता है मेन काम प्रोग्राम जो भी आए उसके अकॉर्डिंग दवाएं भी लिखना और लोगों को अवेयर करना, ठीक है। तो सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ, ठीक। टारगेट क्या है, हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000 एज पर एल्मेरा डिक्लेरेशन, ये टारगेट डिसाइड किया। स्ट्रेटजी टू अचीव एचएफए, क्या स्ट्रेटजी डिफाइन की, सबसे पहले एडॉप्शन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच, जो अप्रोच है उसको वो क्या करो एडॉप्ट, जब तक आप किसी चीज का स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे। जैसे आपने स्टैंडर्ड बना लिया कि मुझे पीएससी या फिर ये जो एनएचपी पढ़ाया जा रहा है आज का आज याद करना है, चाहे कुछ भी हो जाए आज का याद करना है, कोई इफ बट नहीं, मैं इसी को फोकस करूंगा, याद करूंगा, मेरे 25 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगर आप का ये एडॉप्शन हो गया तो आप पढ़ना सीखेंगे। अगर आपको लगेगा नहीं ये तो कैसे काम आएगा, ये पता नहीं, अच्छा इसमें से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, 10 चीजें ढूंढेंगे, 10 चीजें ढूंढेंगे, 10 चीजों को नहीं पढ़ पाएंगे, और नहीं पढ़ पाएंगे तो लास्ट में फिर से इस पे आएंगे, उस टाइम तक रिवीजन का टाइम ही निकल जाएगा, है ना। तो 25 में से 10 क्वेश्चन सही होंगे, 15 गलत हो जाएंगे, तो जो बना है वो भी गलत हो जाएगा। तो एडॉप्शन अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो अप्रोच है उसको इजीली अडॉप्ट किया जाए, है ना। फिर उसको स्ट्रेंथ किया जाए, मजबूती, मजबूती कौन प्रोवाइड करेगा, सिस्टम। सिस्टम में कौन लोग आते हैं, सब आते हैं, पेशेंट से लेके डॉक्टर से लेके प्रधान से लेके प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री, पूरे सिस्टम में आते हैं। सबको क्या करना है, हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, जब तक चीजें अच्छी नहीं लगेंगी आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, है ना। तो आपको अच्छा लगाना भी है ना। अब पता चला एक जगह मीटिंग हो रही है, हम अवेयर करा रहे हैं और तुम जाके दूर जाके मछली उछली मार रहे हो, तो ये सही नहीं होगा ना। आप कम्युनिटी में आएंगे, ढेर सारे लोग आएंगे, जब उसको पढ़ेंगे उसको समझेंगे कि नहीं मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए, मुझे अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, स्वयं के लिए पढ़ना चाहिए, तब जाके कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेंगे। इक्विटी इन हेल्थ सर्विस हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी हेल्थ सर्विस को किसी भी कास्ट, रिलीजन या फिर पैसे की वजह से डिवाइड नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। कभी भी ये काम नहीं करना है। सपोज आप मान लो एक पर्टिकुलर कास्ट के हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आप बाहर बोर्ड लगा देंगे कि मैं इसी कास्ट वाले लोगों को देखेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। एक डॉक्टर इन सब चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए, इसीलिए पॉलिटिकली डॉक्टर को बहुत कम साउंड रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। अब जो हमने पढ़ा उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। डब्ल्यूएचओ, आप भी साथ में बोल सकते हैं, डब्ल्यूएचओ कब स्टैब्लिश हुआ, बताएंगे कब स्टैब्लिश हुआ, 1948 में। 1948 हेडक्वार्टर कहाँ था, जिनेवा जेनेवा जेनेवा कहाँ पे है, किस देश में है, स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड, क्या है, जन्नत है। स्विट्जरलैंड। सीआरओ, सीआरओ को फुल फॉर्म बताएंगे, रीजनल साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस फॉर साउथ ईस्ट एशिया। उसका हेडक्वार्टर कहाँ, साउथ ईस्ट एशियन रीजन। न्यू दिल्ली न्यू न्यू दिल्ली। कितने रीजनल ऑफिस हैं डब्ल्यूएचओ के, 6 गुड। तो यूनिसेफ वर्क्स मेनली फॉर चाइल्ड एंड चाइल्ड चाइल्ड एंड मैटरनल मैटरनल हेल्थ। कब हेल्थ यूनिसेफ का इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है यूनिसेफ का, 1946 1946। ये डब्ल्यूएचओ का पहले अल्माटा डिक्लेरेशन आया, कब आया, 1978। कहाँ पे हुआ, कजाकिस्तान में। कितने एलिमेंट्स है अल्माटा के, 8। 8 एलिमेंट थे। कितने प्रिंसिपल्स थे, 4 प्रिंसिपल्स थे, ठीक है। अब उसका पीएससी द की स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल एम्फेसाइजेस इक्विटी एंड एक्सेसिबिलिटी, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी स्ट्रक्चर इन इंडिया। अब भारत की बात करते हैं, विश्व की बात कर लिया हम लोगों ने, क्योंकि विश्व की बात करेंगे तो विश्व की बात कभी खत्म नहीं हुई, है ना। तो हम भारत के लिए आएंगे, क्या क्या होगा। सबसे पहले ऊपर एक एरो बना हुआ है, सब सेंटर देन पीएससी देन सीएससी, हमको इसी लेवल पे पढ़ना है। प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले एक सब सेंटर बनाया गया, वो किसको रिपोर्ट करेगा, पीएससी को, वो किसको रिपोर्ट करेगा, सीएससी को, ठीक है। 3 टायर प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इंडिया फॉलो करता है, अभी भी यही फॉलो कर रहा है, और किसके अंडर में फॉलो करेगा, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में, ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन के 2 कंपोनेंट आएंगे, एनआरएचएम, एनयूएचएम, है ना, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, जो कि आगे आपके में है, वो भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। 10 सिस्टम इंश्योर कम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर विद ए प्रॉपर रेफरल लिंकेज, लिंकेज यही होता ही है। गांव में सपोज कोई आदमी चला गया, उसको देखा उन्होंने कि नहीं यहाँ पे नहीं बच जाएगा, तुरंत बोलेंगे लेके चले जाओ। जैसे बीएचयू के आसपास जो लोग रहते हैं उनको पता है कि पीएससी में गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हुआ, तुरंत बोलेंगे तुरंत बीएचयू लेके चले जाओ। तो ये रेफरल लिंकेज बहुत ज्यादा जरूरी है कम्युनिटी के बीच में,
ये सब कुछ कौन जानता होगा? वहां का बेसिक जो मल्टीपल एमटीएस टाइप के स्टाफ होंगे, नर्सिंग स्टाफ होंगे, वो एमओ को इन्फॉर्म करेंगे, एमओ देखेगा और एक पेपर बनाएगा जिसके थ्रू उनको लगेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर जगह से आया है। तो आप देखते होंगे टर्शियरी हॉस्पिटल में अगर किसी पीएससी से रिफर होकर आया है तो उसके लिए कोई पर्चा वर्चा पर्चा भी हो जाता है तो तुरंत उसका काम होता है, क्योंकि ये रिफरल से आया है और इसकी रिपोर्टिंग और डाटा देनी पड़ती है। तो 3 लेवल्स कौन कौन से हमेशा याद रखेंगे? सब सेंटर सबसे लोएस्ट लेवल, उसके बाद पीएससी, फिर उसके बाद सीएससी। पीएससी का फुल फॉर्म प्राइमरी हेल्थ सेंटर है ना, कम्युनिटी, सीएससी का फुल फॉर्म कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब सब सेंटर क्या है? सब सेंटर इज द फर्स्ट कांटेक्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट है बिटवीन द कम्युनिटी, कम्युनिटी में कौन रहेंगे? लोग रहेंगे, और कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहेंगे, सिंपली देखा जाए तो नेता टाइप के लोग रहेंगे, एंड द पब्लिक हेल्थ सिस्टम, है ना। और पब्लिक हेल्थ सिस्टम को कैसे प्रोवाइड करेगा? जैसे ये सब सेंटर आएंगे, सब सेंटर आने के बाद मान लो कोई आदमी बीमार हुआ, आदमी बीमार होने के बाद कहाँ गया? सब सेंटर पे गया, तो उसको लगा कि नहीं तुमको इस पर्टिकुलर पीएससी पे जाना चाहिए, है ना। वहां पीएससी पे गया, वहां भी नहीं ट्रीट हो पाया, तो उसको क्या बोलेंगे? तुमको यहाँ सीएससी जाना चाहिए, क्योंकि सीएससी पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा, पीएससी पे एक मेडिकल ऑफिसर होगा, उसके अकॉर्डिंग आगे की चीजें बढ़ेंगी। तो फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट क्या है कम्युनिटी के और पब्लिक हेल्थ के बीच में? सब सेंटर। हमेशा याद रखेंगे, ऑप्शन में पीएससी आएगा, आपको लगेगा कि पीएससी पढ़ रहे हैं, पीएससी आएगा, पीएससी सही हो जाएगा, ऐसा नहीं। फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट बिटवीन द, ये लाइन ध्यान रखना है, कम्युनिटी एंड पब्लिक हेल्थ के बीच, लोगों के और पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो भी बनाया गया कि दवाएं देनी है, ये देना है, कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसके बीच में इंफॉर्मेशन देने का फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट क्या है? सब सेंटर। अब सब सेंटर बनाया भी गया तो पर्टिकुलर एक एरिया के लिए बनाया गया होगा, ऐसा नहीं होगा कि पूरे पूरे जिले के लिए एक सब सेंटर, ऐसा नहीं होगा। प्लेन एरिया, दो टाइप के एरिया डिफाइन होगी हमेशा तो सारे प्राइमरी सिस्टम में, है ना। एक प्लेन एरिया होगा, एक हिली, ट्राइबल और डिफिकल्ट एरिया होगा। क्यों डिवाइड किया गया? एक प्लेन एरिया, ज्यादातर लोग क्या करेंगे, जहां पे सारा प्लेन एरिया हो, रोड इजिली मिल जाए, जहां पे सारे आसपास के मुख्यालय मिल जाए, है ना, इजिली अचीवेबल हो, जैसे गाड़ी चल रही हो, बसेस चल रही हो, ट्रेन चल रही हो, तो ये सब कहाँ मिलेंगे? मैक्सिमम प्लेन एरिया में। लेकिन हिली एरिया को पहले क्या करना पड़ेगा? सारा कुछ लेने के लिए कहाँ आना होगा? प्लेन एरिया में, क्योंकि हिली एरिया में कोई भी चीज ले जाना समय वहां पे बहुत इंपॉसिबल चीजें होती है और वो महंगी होती जाती हैं, आराम से चीजें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ढेर सारा पहाड़ है। अब ऐसा नहीं होगा कि पहाड़ को समतल करके उसको हॉस्पिटल ओपन किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन भी वैरी करेगी। तो एक सब सेंटर कितने पॉपुलेशन के लिए? 5,000 पॉपुलेशन के लिए। किसमें? प्लेन एरिया में। प्लेन एरिया में 5,000 लोगों पे बनाया गया एक सब सेंटर, हिली एरिया में 3,000 लोगों पे बनाया गया एक सब सेंटर। हिली या ट्राइबल या डिफिकल्ट, मैंने जानबूझ के 3 लिखी हैं, तीनों चीजें आपको याद रहे क्योंकि पॉपुलेशन भी आपको याद रहेगा। हिली एरिया, ट्राइबल एरिया या डिफिकल्ट एरिया, तीनों में से कोई भी एक एरिया होगा तो कितने पॉपुलेशन बनाएंगे? 3,000 लोगों पे, क्योंकि यहाँ लोग ही कम होंगे, है ना। प्लेन एरिया में पी फॉर प्लेन, पी फॉर 5,000, हिंदी वाले पी फॉर प्लेन, पी फॉर 5,000। देखो जिस कोड में मजा आ जाएगा वो पक्का याद होगा, है ना। प्लेन एरिया एक सब सेंटर, पी फॉर प्लेन एरिया, पी फॉर 5,000। 5,000 पॉपुलेशन के लिए एक सब सेंटर बनाया गया, कहाँ? प्लेन एरिया में। 3,000 पॉपुलेशन के लिए कहाँ बनाया गया? हिली, ट्राइबल या डिफिकल्ट एरिया में क्या बनाया गया? सब सेंटर। हमेशा ये बेसिक है, इसको याद ही रहना चाहिए, क्योंकि इसी के हिसाब से पीएससी सीएससी याद होगा। स्टाफिंग पैटर्न कौन कौन से यहाँ स्टाफ रहेंगे? एएनएम रहेंगी, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, फुल फॉर्म फिर से ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। कोई कोड नहीं बनाना है, जब भी फुल फॉर्म पढ़ना है कई बार लिख के पढ़ लेना है, कोड बनाओगे पता चला कोड याद रह गया लेकिन उसका फुल फॉर्म ही नहीं याद रहा। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ना क्या? एएनएम। फिर एक मल्टीपर्पज वर्कर होते हैं जो मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं। मल्टीपर्पज वर्कर कुछ सब करेंगे, सफाई से लेके हॉस्पिटल खोलने से लेके दवाई देने से लेके सब कुछ करने का नॉलेज होना चाहिए इनको, मल्टीपर्पज वर्कर। ठीक। सर्विस क्या क्या देंगे? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस देंगे, ठीक है। एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर, बिफोर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी। इम्यूनाइजेशन का पूरा प्रचार करेंगे, इवन वैक्सीन भी देंगे। एएनएम आपने देखा ही होगा, रिपोर्ट कर देते हैं हम सबसे आंगनवाड़ी केंद्र, है ना। रिपोर्ट कर दिया कि ये बच्चा हुआ है, तुरंत दौड़ने लगेंगे, क्योंकि उनको इंसेंटिव मिलता है इस चीज पे। नाम लिखेंगे, पूरा डाटा लेंगे, फोटो करवाएंगे, आधार कार्ड से ओटीपी लेंगे, सब कुछ लेंगे। ये सारा का सारा काम सब सेंटर पे होता है। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, जो भी फैमिली प्लानिंग के लिए, है ना, जैसे जो भी परिवार नियोजन के लिए सुविधाएं हैं वो भी ये प्रोवाइड करेंगे। डिजीज सर्विलांस, डिजीज सर्विलांस का मतलब अगर पर्टिकुलर वहां पे कोई रोग होने लगा, 5,000 लोगों में अगर पहले रोग नहीं हो रहा था, पहले की बात सही होगी, हमेशा प्रीवियस से ही होगा कंपैरिजन। पहले अगर ये रोग नहीं हो रहा था, अचानक होने लगा, कई लोगों को स्मॉल पॉक्स होने लगा या कुछ भी ऐसे पर्टिकुलर डिजीज होने लगी, तो तुरंत ये इन्फॉर्म करेंगे किसको? पीएससी को, क्योंकि आते किसके अंडर में? पीएससी के आगे आएगा। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, जो भी बोल दिया जाएगा कि तुमको ये सिखाना है कैसे कैसे रहना है, जैसे बारिश होने वाली है तो नेट लगाना है, मॉस्किटो नेट लगाना है, या फिर जो भी मतलब जमा नहीं होना है, पानी नहीं जमा होने देना है, ये सब सारी चीजें भी यही लोग बताएंगे।
सब सेंटर वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ पीएससी, पीएससी के अंडर में ही ये वर्क करेगा, कुछ भी अलग से काम नहीं करेगा। मेनली फोकस करेगा, मेनली, है ना। हो सकता है कई बार फर्स्ट एड की जरूरत पड़ जाए तो रखे रहते हैं ये लोग, अगर ट्रेंड है तो देंगे, नहीं ट्रेंड होंगे तो आगे बढ़ाएंगे। मेनली किस पे फोकस करेंगे? प्रिवेंशन एंड प्रमोशन। कोई भी रोग हो ना पाए कि तुरंत हम इन्फॉर्म कर दें, और अगर रोग हो गया तो उसको प्रमोट करें, उसकी सुख सुविधाएं जो भी मिल रही है उसको क्या करें? प्रमोट करें। आगे आएंगे। अब ये इसके बाद नेक्स्ट सेंटर कौन सा होगा? प्राइमरी हेल्थ सेंटर, है ना। प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या है? वो कॉन्टैक्ट पॉइंट था कम्युनिटी और पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बीच में। ये फर्स्ट लेवल ऑफ मेडिकल केयर है, क्योंकि वहां पे मेनली क्या हो रहा था? प्रिवेंशन एंड प्रमोशन, है ना। सब सेंटर पे क्या हो रहा था? प्रिवेंशन एंड प्रमोशन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट लेवल ऑफ मेडिकल केयर विद क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर, यहाँ पे ही आपकी पोस्टिंग होगी, है ना। एक पीएससी लेवल पे, इवन सीएससी पे भी होगी, डायरेक्टली सीएससी पे अपॉइंट नहीं होंगे आप। सीएससी के अंडर में जो पीएससी होगी वहां पे भेजा जाएगा, अटैच्ड पीएससी जिसको बोलते हैं। क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर रहेगा, कितने पॉपुलेशन कवर करेगा? प्लेन एरिया में 30,000 पॉपुलेशन, ठीक है। 30,000 पॉपुलेशन कैसे याद रहेगा? मैं बताता हूं आपको। हिली ट्राइबल एरिया में कितने पॉपुलेशन पे रहेगा? कम, हमेशा हिली में प्लेन से कम होगा, 20,000 पॉपुलेशन। सब सेंटर अंडर वन पीएससी, यही याद रखना है आपको। 5 से 6 सब सेंटर आर अटैच टू वन पीएससी, ठीक है। एक सब सेंटर में कितने? 5,000, है ना। प्लेन एरिया में कितने? 5,000 इंटू 6 कितना हुआ? 30,000, ठीक है। 6 सब सेंटर आते हैं, है ना। लगभग 6 सेंटर आते हैं, तो आपको याद रहेगा हमेशा ऑप्शन में 25,000 30,000 ऐसे नहीं आएगा, है ना। ज्यादा वेरिएशन होगा, लेकिन फिर भी आप एग्जैक्ट याद रखेंगे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में वन पीएससी कितने पॉपुलेशन के लिए? 30,000 पॉपुलेशन के लिए कितने सब सेंटर आते हैं? 6 सब सेंटर आते हैं, ठीक है। और प्लेन एरिया में एक में 20,000, तो अगर कितना पॉपुलेशन प्लेन हिली एरिया के लिए? 3,000। 3,000 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो गए? 18,000। लगभग 5 से 6, एक सब सेंटर, तो 6 मानेंगे। अगर हम 6 याद रखेंगे, ऑप्शन में एक्चुअली एक बार 5 से 6 भी आ गया था, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि नहीं लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे, गलत है, ऐसा नहीं है ना। कई बार होता है कि एक सब सेंटर को थोड़ा एरिया बढ़ा देते हैं, वहां पे स्टाफ बढ़ा देते हैं, तो 5 से 6 सब सेंटर याद करने के लिए हम शायद रखेंगे। एक पीएससी के अंदर कितने सब सेंटर? 6 सब सेंटर, जिससे कि याद रहेगा एक प्लेन में सब सेंटर कितना था? 5,000, उसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 30,000, ठीक है। 30,000 मल्टीप्लाई करेंगे 18,000, 18,000 कहीं डाटा नहीं जाता, 10 20 30 के हिसाब से जाता है, तो कितने पॉपुलेशन हो गए? 20,000, ठीक है। तो प्लेन एरिया में 30,000 पॉपुलेशन एक पीएससी, 20,000 पॉपुलेशन इलीट। आप सोचो, आप जो एग्जाम देने वाले हो, मेडिकल ऑफिसर बन जाओगे, कितने पॉपुलेशन का संभालोगे? 30,000 पॉपुलेशन, 30,000 लोगों को आपको संभालना है ना। एक मेडिकल ऑफिसर 30,000, अभी यही स्ट्रक्चर है, इतना ही बना है, 30,000 से थोड़ा बहुत घटा होगा, है ना। 30,000 लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी, तो आपको पढ़ना भी तो उसी हिसाब से चाहिए ना। स्टाफिंग पैटर्न, मेडिकल ऑफिसर होंगे, स्टाफ नर्सेज होंगे, एएनएम होगा, फार्मासिस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जो भी हॉस्पिटल में जनरल होते हैं, बहुत याद करने की, इसको इंफेसिस करने की जरूरत नहीं है। खाली इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या सुविधाएं मिलेगी? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पे दवाएं लिखी जाएंगी, पर्टिकुलरली एक पर्चे पे 1 रुपए का पर्चा कटेगा, उस पर दवाएं लिखी जाएंगी। बेसिक लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस भी होंगी, जो कि वहाँ मौसम के अकॉर्डिंग चेंज होती जाएंगी। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर दिया जाएगा। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जो कोई भी अगर प्रोग्राम होता है तो देखेंगे आप पीएससी के बाहर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी रहती है ना। तो उसको क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे कई टाइप से। पहले तो होर्डिंग लगाएंगे, फिर लोगों को बताएंगे, फिर कैंप लगाएंगे, वहां अवेयर कराएंगे। माइनर इमरजेंसी केयर, माइनर मतलब जैसे फर्स्ट एड, अगर सब सेंटर में कोई ट्रेंड नहीं है तो वहां से अगर यहाँ रिफर हो गया तो फर्स्ट एड केयर देंगे, ज्यादा होगा तो उसको सीएससी भेज देंगे। रिफरल सर्विसेज, देखिए लिखा हुआ है, पीएससी इज द फर्स्ट रिफरल यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, फर्स्ट रिफरल यूनिट कौन सा है? आप सब सेंटर नहीं लगाएंगे, सब सेंटर क्या है? कॉन्टैक्ट पॉइंट है ना। फर्स्ट रिफरल यूनिट किसके लिए? सब सेंटर के लिए। कॉन्टैक्ट हुआ यहाँ पे, यहां से इसने क्या किया? फर्स्ट रिफर किया। क्यों रिफर करना जरूरी है? क्योंकि पर्टिकुलर डॉक्टर दिख जाए उसको, और वो डॉक्टर कहां बैठ रहा है? पीएससी पे, एज ए मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। पीएससी प्रोवाइड बोथ क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव, दोनों काम करेगा। क्यूरेशन भी करेगा क्योंकि यहाँ पे ओपीडी चल रही है, दवाएं लिखेगा, और साथ में क्या करेगा? प्रिवेंशन भी करेगा, ठीक है। आगे देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या है? सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ, है ना। ये क्या करेगा? सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर देगा, ठीक है। फर्स्ट लेवल तो वही हो रहा था पीएससी में, सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर देगा। एक्ट एज ए रेफरल सेंटर, किसके लिए? पीएससी के लिए। एससी के लिए रेफरल, सब सेंटर के लिए रेफरल सेंटर कौन होगा? पीएससी। पीएससी के लिए रेफरल सेंटर कौन होगा? सीएससी, ठीक है। सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर देगा। प्लेन एरिया में एक सीएससी कितने पॉपुलेशन को कवर करेंगे? तो सबसे पहले हम याद कर लेते हैं, एक सीएससी में लगभग कितने पीएससी होते हैं? 4 पीएससी। तो एक पीएससी में कितने प्लेन एरिया में थे? 30,000। इसमें मल्टीप्लाई किया 4 का, कितना हुआ? 1,20,000, ठीक। एक पीएससी में हिली एरिया में कितनी पॉपुलेशन थी? 20,000, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई किया 4 का, तो कितना हुआ? 80,000 पॉपुलेशन। तो एक सीएससी के अंदर में कितनी पीएससी होंगी? 4 पीएससी याद रहेगा।
और एक पीएससी के अंदर कितना सब सेंटर होगा, 6 सब सेंटर होगा। आपको याद रहेगा तो सारा डिजिट आपको याद रहेगा, हमेशा यही क्वेश्चन आना है। ठीक है, स्टाफिंग पैटर्न, यहाँ स्पेशलिस्ट रहेंगे, मिनिमल स्पेशलिस्ट जो रहने ही चाहिए, सर्जन रहेगा, फिजिशियन रहेगा, सबसे मेन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट रहना ही चाहिए, पीडियाट्रिशियन भी रहना चाहिए, क्योंकि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इनका बेसिक पॉइंट रहता है। ठीक है, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर रहेंगे, नर्सिंग स्टाफ रहेंगे, पैरामेडिकल स्टाफ रहेंगे, ये सब तो रहता ही है। मेनली यहाँ पे सर्विस क्या क्या मिलेगा, स्पेशलिस्ट आउट पेशेंट सर्विसेज, जो ओपीडी से सही नहीं हो पाएंगे उनको यहाँ पे भेजा जाएगा। इन पेशेंट केयर, जिसको एडमिट करने की जरूरत है, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, है ना, डिलीवरी होना है तो पता चला कि सीएससी में डॉक्टर का हमेशा रहना जरूरी है, क्योंकि अगर उससे ज्यादा ड्यूरेशन चला गया तो बेबी की डेथ हो सकती है। माइनर सर्जरीज, है ना, जिसमें 1-2 दिन की एडमिशन की जरूरत होती है। रेफरल सर्विसेज आगे चल के टर्शियरी सेंटर पे भेजने का काम करेंगे, क्योंकि सेकेंडरी लेवल है इनका। सीएससी फंक्शन एज फर्स्ट रिफरल यूनिट, है ना, फर्स्ट रिफरल यूनिट फॉर, यहाँ पे एक वर्ड छूट गया, फॉर टर्शियरी सेंटर्स। ठीक है, फर्स्ट रिफरल यूनिट फॉर टर्शियरी सेंटर, प्रोवाइड स्पेशलिस्ट एंड इमरजेंसी सर्विसेज। स्पेशलिस्ट एंड इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा कौन, सीएससी। क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव कौन दे रहा था, पीएससी। प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव कौन दे रहा था, सब सेंटर। ठीक है, अब एक इसको देख लेते हैं, आज की लास्ट स्लाइड, है ना। कंपैरेटिव पॉपुलेशन कवरेज एमओसीएच में आया भी था, 2022 में आया था, है ना, 2022 में यही क्वेश्चन आया था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में प्लेन एरिया में कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, ये, और सीएससी का क्वेश्चन आया था 80,000 पॉपुलेशन कहाँ होती है, हिली एरिया में होती है। ठीक है, तो सब सेंटर में प्लेन एरिया में कितनी पॉपुलेशन, 5,000, हिली एरिया में 3,000, याद रहेगा आपको। एक पीएससी में कितने सब सेंटर, 6, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5,000 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 किसमें, पीएससी में। इसमें कितने, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 18,000, 18,000 डाटा नहीं दिया जाता है हमेशा, थोड़ा 10-20 के हिसाब से चलता है, तो 20,000। ठीक है, एक सीएससी के अंदर में कितने पीएससी, 4, तो 30,000 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो 1,20,000, और ये कितना, 80,000। ये वाला स्लाइड आपको याद रहेगा तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रेफरल सेंटर, सब सेंटर के लिए रेफरल सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ठीक है, किसी को, एक मिनट स्टॉप कर लेते हैं।